Good morning, all of you. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. तो हम लोग आरएल सर्किट का रेस्पॉन्स, आरसी सर्किट का रेस्पॉन्स और आरएलसी सर्किट का रेस्पॉन्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, है ना? Yes, sir. यस सर। तो कंबाइंड रिस्पॉन्स देखना था आज। हाँ, योगेश चौक है, चौक या सारे टूटे फूटे पड़े हैं? थैंक यू। सो लास्ट क्लास की तरह ही हम लोग आरएल सीरीज, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और आरसी सीरीज एंड देन आरएलसी, है ना? इस सर्किट का पढ़ेंगे। बस डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लें। आरएल का एक साइन सिग्नल और साइनसॉइडल सोर्स आर और एल, ठीक है, ये आपका आरएल सर्किट हो गया। आर एल और ये एक्सएल, और इसके अक्रॉस वी आर, इसके अक्रॉस वी एल, है ना? और ये वी एस, और इसमें करंट आई, और कुछ था, यही थे। और सिमिलरली आरसी में भी वी हैव अ साइन वेव, then we have R, then we have capacitor, R, C, XC, then we have VC across capacitor, we have VR across resistor, we have source VS, and we have current I flowing through this circuit, है ना? फिर हमने क्या किया, इनका वो हमने एक्सप्रेशंस लिखे थे कि total supply voltage Vs is equal to VR plus VL in this case, or total supply voltage Vs is equal to VR plus VC in that case. Okay, और उसके फेजर डायग्राम्स भी हमने ड्रॉ किए। तो फेजर डायग्राम अगर बात करते हैं तो I को अगर हम रेफरेंस माने, I, तो हमारे वोल्टेजेस जो है पूरे 3 वोल्टेजेस हैं, एक्चुअली 2 है, और इन दोनों का यू कैन से इन दोनों का एवरेज या मीन या रिजल्टेंट जो है आपका मेन सप्लाई है। तो इफ आई कंसीडर, बिकॉज आई इज कॉमन टू ऑल दीज एलिमेंट्स, इफ आई कंसीडर आई लाइक दिस, देन माई VR will be like this, and VL will be like this, and इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है रिजल्टेंट, वो मेरा VS होगा। सो माई VI phasor diagram for RL series is something like this. So if I is in this way, my VS will be in this way, और ये जो एंगल है ये सम फाई एंगल है, और इसमें I lags V by phi simply, और you can also show it like this। अगर V को ही आप रेफरेंस ले ले तो I ऐसे रहेगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये मैंने पिछले क्लास में भी क्लियरली बताया था।
there is no difference between this and this, just that your diagram is shifted downward, that's all, at any point. Okay, in this I is reference, in this VS is reference, that's all. ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है, अपने तरफ से ही कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी किसी ने भी मैसेज नहीं दिया, सिर्फ आप दे रहे हो, अगर अनुराग. ओके हेलो, आ रही है आवाज? अनुराग आपका इश्यू है? यस सर, बाकी लोग सुन सकते हैं? सर आ रही है आवाज? हाँ ठीक है. यस सर. सो जैसे मैंने उस दिन का फेजर डायग्राम मैंने दिखा दिया, ठीक है. अब स्क्वायर, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया उस दिन? उसके बाद हमने वो भी इम्पीडेंस ट्रायंगल भी हमने ड्रॉ किया था. इम्पीडेंस ट्रायंगल में हमारे हिसाब से आर और ये आया था एक्सेल, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो Z. ये इम्पीडेंस ट्रायंगल था उस दिन, ठीक है. सो Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्सेल, ठीक है. फॉर RL सीरीज केस Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्सेल फॉर RL सीरीज केस. और इसमें आपका फेज एंगल अगर मान लो आप, ये आपका फेज एंगल है फाई, ठीक है. तो अगर आप फेज एंगल के हिसाब से जाएंगे तो यू कैन से दैट cos phi is equal to R by Z and sin phi is equal to XL by Z and tan phi is equal to XL by R. आप देख लीजिए, ये आपका इंपेडेंस ट्रायंगल का फॉर्मूले आएंगे, इंपेडेंस ट्रायंगल के फॉर्मूले आएंगे, इंपेडेंस ट्रायंगल के फॉर्मूले आएंगे. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप इंपेडेंस ट्रायंगल पे ध्यान दो, उसी ट्रायंगल से आप वो तीनों निकाल सकते हो, ठीक है. उसी ट्रायंगल से ये तीनों आप निकाल सकते हो. इज इट ओके? इसमें कोई डाउट है किसी को? ये चीज शायद हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब पिछले कुछ क्लासेस में हमने दिखाया भी है. cos phi, sin phi, tan phi वाला नहीं दिखाया? यस सर. Then let us move. यस सर. Then let us move to RC. तो RC में क्या होगा? RC में ऑल सिमिलर वेव, मतलब सिमिलर फेजर डायग्राम, बस उस एक्सेल की जगह XC आएगा, और दूसरी बात एक्सेल की जगह XC के साथ एक माइनस साइन भी आएगा. प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है. बिकॉज एक्सेल को हमने अभी फेजर्स में पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया है, एक्सेल ऊपर की तरफ है, और XC फिर ऑब्वियसली फेजर जब हम कह रहे हैं तो डायरेक्शन भी दिखाना होगा, तो XC आपका माइनस नीचे की ओर आएगा, तो आप माइनस साइन के साथ दिखाओगे XC. तो अब देखिए इस केस में क्या होगा. इस केस में भी इस केस में भी आपका I को हमने रेफरेंस मान लिया. जैसे देखिए वहां जैसे लिखे हैं वैसे ही करूंगा यहां भी. I को मैंने रेफरेंस मान लिया, और VR जो है हमेशा I के फेज में रहता है, लेकिन उसके बाद क्या है VC आपकी बार नीचे की तरफ आएगा. क्यों? क्योंकि VL जो है वो ऊपर की तरफ आया, तो VC ऑब्वियसली
नीचे की तरफ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन ए कैपेसिटर वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द करंट। तो अगर करंट यहां है तो वोल्टेज उसके पीछे रहेगा बाय 90 डिग्रीज कैपेसिटर में। ओके, इसमें कोई शक तो नहीं है, ये बार बार हम हर क्लास में रिपीट करते आए हैं, ठीक है। तो VC ऐसे रहेगा, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा VS आ जाएगा और ये आपका फाई आएगा। तो देखिए आपका वो क्या आएगा, I अगर ऐसा है तो VS आपका ऐसे रहेगा, जबकि उस केस में VS ऊपर था, इस केस में VS नीचे है, बिकॉज यहां पर कैपेसिटर का इफेक्ट है। और साथ में आप ये लिख सकते हैं कि I लीड्स V by 5, वहां पर I लैग्स V by 5 था, ठीक है। एंड देन यू कैन शो, आप इसी को फिर दूसरी तरह भी दिखा सकते हैं। कैसे? V को अगर V को आप रेफरेंस ले लें तो आपका I जो है ऊपर की तरफ रहेगा और ये 5 रहेगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई शक होना चाहिए आपको या डाउट होना चाहिए, ठीक है। एंड आई एम वॉचिंग द chat box also, I am not seeing any doubts here, so I'll continue with it. And then इसके बाद फिर हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो यहाँ भी आप इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करिए। इम्पीडेंस ट्रायंगल में R हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं और XC XL उस इम्पीडेंस ट्रायंगल में ऊपर की तरफ आया था और XC यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर शायद ये PC का मॉनिटर आगे आ रहा है तो मैं ऊपर ड्रॉ करता हूँ। तो R को अगर हम रेफरेंस ले लें तो XC आपका नीचे आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका Z रहेगा, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो Z इज इक्वल टू R माइनस JXL। इन दिस केस माइनस क्यों आएगा? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ XC, यही करेक्ट कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ XC is exactly opposite to that of XL, है ना। So that is why this is R minus JXC for capacitor, R plus JXL for an inductor, ठीक है। आप कंपैरिजन देख लेना बाद में जब अब वीडियो आएगा तो चाहिए तो, ठीक है। हाँ, फिर ये तो वैसे ही रहेंगे cos phi, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज ट्रायंगल ऐसे तो चेंज नहीं हुआ, ट्रायंगल बस ऊपर से नीचे आया, डायरेक्शन में बदला है। तो R by Z वैसे ही रहेगा, sin phi इज इक्वल टू माइनस XL XC by R XC by Z आएगा और tan phi इज इक्वल टू माइनस XC by R आएगा, दैट्स ऑल। XL की जगह माइनस XC, ठीक है। मधुर कह रहा है J फॉर Y एक्सिस। हाँ, Y एक्सिस का मतलब देखिए, एक बार पिछले क्लास या उससे पहले वाले क्लास को याद करिए। एनी फेजर से फॉर एग्जांपल X, अगर वो हॉरिजॉन्टल या पैरेलल एट 0 डिग्रीज होता है तो उसको X करते हैं, लेकिन फेजर जब X के बदले वो अगर शिफ्ट होके अगर Y एक्सिस में चला गया, इसको आप JX बोलते हो, ठीक है। याद है ना, ये मैंने उस दिन क्लियरली समझाया था, J कॉन्सेप्ट जब समझाया था तो। और जब ये इधर जाएगा, यही X को एक और 90 आपने घुमा दिया तो माइनस JX। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये माइनस X, ये J स्क्वायर से J मतलब एक X को एक बार शिफ्ट करोगे तो J, एक और बार शिफ्ट करेगा तो J स्क्वायर, एक और बार शिफ्ट करेगा तो J क्यूब और J पावर 4 ये होगा। तो J एक बार करोगे तो JX, J स्क्वायर का मतलब -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, J क्यूब मतलब -1 इंटू J इंटू एक्स, तो ये माइनस JX हो जाएगा ये, ठीक है। ये माइनस JX और ये आपका हो गया जस्ट सिंपली X। तो मैंने क्या किया, एनीथिंग ऑन Y एक्सिस को मैंने J डाला। अब XC मेरा Y है, लेकिन Y में नीचे की तरफ है,
तो यहां पर मुझे क्या लेना चाहिए, -jx, तो इसलिए मैंने -jxc करके लिया है। आर यू फॉलोइंग दिस? हाँ मिल जाएगा सुमित, लास्ट क्लास का लेक्चर मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाई यू टेक -jx हियर, और उस केस में +jx लेंगे क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, तो इसमें कोई शक तो है नहीं, ठीक है। एंड देन अब जब ये दोनों हो गए तो देन वी विल मूव टू RLC। ओके, काइंडली शिफ्ट दिस योगेश। RLC, तो RLC में आपका डायग्राम कैसे रहेगा, RLC, ये XL, ये XC, और इसका वोल्टेज हमेशा VC, इसका वोल्टेज VL, इसका वोल्टेज VR, और ये VS, और अभी भी करंट आपका I, ठीक है। तो फिर बात वही आएगी, VS इज इक्वल टू यू कैन से सम ऑफ VR प्लस VL प्लस VC, सारे फेजर्स, इज इट और नॉट? ये तो सब समझते हैं, KVL ही है बट फेजर्स का KVL हो गया, है ना? इज इज ओके? सो VS सप्लाई वोल्टेज इज सम ऑफ सिंपली VR प्लस VL प्लस VC, बट फेजर्स ऑफ दैम। और उसके बाद अगर हम इसी का फिर जैसे अभी बनाया था फेजर्स, अगर हम करंट को रेफरेंस मान ले तो VR ऐसे रहेगा और VL ऊपर की तरफ आना चाहिए और VC जो है नीचे की तरफ आना चाहिए, और VL और VC एग्जैक्टली कैसे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बना सकता हूं, VR फेजर प्लस VL माइनस VC। क्या मतलब है फेजर में, क्या मतलब है? VL और VC क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये समझ गए ना? VL और VC एक दूसरे के ऑपोजिट, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया ना दोनों का। तो I तो कॉमन था, VR भी कॉमन था, RL में से VL ऊपर वाला डायग्राम मैंने ले लिया, RC में से VC का नीचे वाला डायग्राम ले लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया। यही तो होता है कॉम्बिनेशन में। तो अब इन दोनों में जो ताकतवर है, मतलब क्या है, जिसका वैल्यू ज्यादा है, जिसका मतलब इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, जिसका वैल्यू ज्यादा है उस तरफ का वोल्टेज रहेगा, उस तरफ खिंचाव रहेगी, उस तरफ रिजल्टेंट आएगा। तो VL और VC में से जो ताकतवर है उस तरफ आपका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें 3 केसेस आ सकते हैं। एक, मैं कह रहा हूं कि VL ज्यादा है, इफ VL ग्रेटर देन VC, तो क्या होना चाहिए, VL ऊपर आएगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आएगा, तो ये VS होगा आपका, VS इफ VL इज ग्रेटर देन VC। समझ गए ये? अगर इसका ऑपोजिट है, मतलब अगर VC इज ग्रेटर देन VL, तो क्या होगा आपका, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ आएगा, तो उसके वजह से जो VS आएगा आपको वो नीचे आएगा। समझ गए आप ये? और ये केस 1, केस 2 और केस 3। केस 3 क्या है? केस 3 इज इफ VL इज इक्वल टू VC, तब क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ जल्दी। तो VR, हाँ तुषार बिल्कुल तो सही है, VR हाँ 0। तो VL इज इक्वल टू VC हो गया, तो ये दोनों का आपका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। तब क्या बचेगा, ना VL बचेगा ना VC बचेगा, सिर्फ VR बचेगा। तो तब आपका VS इज इक्वल टू ओनली VR, ये तो 0 हो जाएगा। समझ गए? तीसरा केस ये आपका VS हो जाएगा उस समय। आर यू फॉलोइंग? तीसरा केस समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये आपका
one common phasor diagram of RLC सर्किट। तो RLC सर्किट्स में आपके 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वो तो आपको वैल्यूज पता होने पर ही आप बता सकते हो कि केस 1 है या केस 2 है या केस 3 है। आर यू फॉलोइंग? तो अभी के लिए मैं डायग्राम ऐसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें तीनों चीजें मैंने दिखाया है आपको। आर यू फॉलोइंग? इज इज ओके? यस सर। ओके, अब ये तो फेजर डायग्राम्स हो गए और इंपेडेंस ट्रायंगल अभी भी ऐसे ही रहेगा। इंपेडेंस ट्रायंगल में क्या फर्क आएगा? देखिए, इंपेडेंस ट्रायंगल में आर तो ऐसे ही रहेगा, अब फिर से एक्सएल ऊपर एक्ससी नीचे, तो Z इज इक्वल टू आर प्लस जे ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी। ये समझ गए सब लोग? ये भी सिमिलर है, जैसे वोल्टेज आपने किया वैसे ही है, ठीक है? हाँ वैष्णवी, इसमें करंट की वैल्यू वोल्टेज से लो होगी। यस, नॉर्मली करंट का वैल्यू वोल्टेज से लो ही होता है, जस्ट मैंने यहां पर डायग्राम बड़ा ना हो बस उसके लिए मैंने वोल्टेज को छोटा दिखाया है बस। तो डोंट गो बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज फेजर। ओके वैष्णवी? ओके सर। सर वैसे इसमें मैग्नीट्यूड वोल्टेज से ज्यादा होगा ना? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, वोल्टेज हमेशा करंट से ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड में, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ डायग्राम थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये ले लिया। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट फेजेस यहां पर इंपॉर्टेंट है। आपको मैग्नीट्यूड से हमें कम लेना देना होगा। जब तक आपको पास कोई मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं है तब तक हमें मैग्नीट्यूड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा ध्यान ज्यादातर फेजर डायग्राम और इसके पोजीशंस, मतलब फेजेस ऊपर और नीचे कहां है, फेज एंगल कहां है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके, बट गुड, ये जो पॉइंट आपने किया वो बिल्कुल सही है और उसका मैंने जवाब भी दे दिया। तो नेक्स्ट, अब हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इंपेडेंस ट्रायंगल अभी एकदम से आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा, पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो समझ गए? फिर से जस्ट लाइक मेरा वोल्टेज वाला मुझे मिला है वैसे ही इंपेडेंस ट्रायंगल भी मुझे रिजल्टेंट से ही मिलेगा। इंपेडेंस ट्रायंगल में अभी तक हमने क्या किया, आर को हॉरिजॉन्टल ले लिया, एक्सएल होता तो ऊपर, एक्ससी होता तो नीचे हो जाता, बट अब तो दोनों है तो दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल डिफरेंस एक्ससी, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो। तो अब फिर से जैसे यहां पर आपका केस आया ना, 3 केसेस, वैसे ही आपका रिजल्टेंट x जो है, आपका रिजल्टेंट एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्ससी में कोई या तो एक बार ऊपर हो सकता है। अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी हो गया तो क्या होगा, आपका रिजल्टेंट ऊपर आएगा और आपका z जो है ऐसे आएगा, z, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये फाई होगा यहां पर। ठीक है, ये कब है, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। इफ एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल तब क्या होगा, आपका एक्सएल माइनस एक्ससी में एक्ससी की तरफ नीचे होगा फेजर रिजल्टेंट, तो उसकी वजह से जो z आएगा वो और नीचे होगा। फेज एंगल तो वही फाई आएगा, अब की बार लीडिंग वाला फेज एंगल नीचे, तो एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल का केस। अगर दोनों नहीं है, एक्सएल और एक्ससी दोनों सेम हो गए, सॉरी, दोनों एक्सएल और एक्ससी दोनों अगर सेम हो गए तो ना एक्सएल रहेगा ना एक्ससी रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट करेगा, और दोनों कैंसिल आउट करके जो z होगा तब आपका सिर्फ r, इस केस में z इज इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक है, ये है। नमन अग्रवाल, प्लीज रिपीट वन टाइम फेजर डायग्राम, ये वाला। सर, यस सर। ठीक है, देखिए अब हम कौन से सर्किट के लिए कर रहे हैं, आरएलसी सीरीज। तो इसमें सप्लाई वोल्टेज आपने वीएस दिया, साइन वेव, आर एल सी, आर के अक्रॉस वी आर, एल के अक्रॉस वीएल, सी के अक्रॉस वीसी। एक्सएल है, ये एक्ससी है।
इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी होगा, उसको यूज करके आप एक्सएल और एक्ससी फाइंड कर सकते हैं। अब जब हम इसका फेजर ड्रॉ करना चाहेंगे तो जैसे हमेशा हमने किया है, करंट को आपने एक रेफरेंस ले लिया, बिकॉज करंट इज सेम इन ऑल द एलिमेंट्स, तो करंट को मैंने फेजर ले लिया। मैं दोबारा यहां पर दिखा देता हूं, फिर बाद में रब कर दूंगा। करंट को मैंने रेफरेंस ले लिया। अब जब करंट को रेफरेंस ले लिया, उसके बाद मैं एक एक वेक्टर को ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले तो वी आर ड्रॉ करूंगा, वी आर विथ करंट, करंट आर में फ्लो कर रहा है, सेम करंट आई, तो वी आर और आई कैसे बिहेव करेंगे, एक दूसरे के फेज में बिहेव करेंगे। वी आर और आई इन द रेसिस्टेंस एक दूसरे के फेज में बिहेव करेंगे, तो इसलिए मैंने वी आर को आई के फेज में ही दिखा दिया। इज इज ओके नमन? नमन फॉलो करिएगा, ठीक है? हाँ, आपके लिए ही कर रहा हूं ये पूरा रिपीटेशन। तो वी आर आई के फेज में रहेगा। फिर वी एल, वी एल इज इंडक्टेंस वोल्टेज, और इंडक्टेंस में भी आपका सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी भी इंडक्टेंस में करंट और वोल्टेज कैसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री फेज में रहेंगे, और खासकर वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। तो करंट अगर मेरा ये फिक्स्ड है तो इससे पहले मेरा वोल्टेज आना चाहिए, तो मेरा वोल्टेज ऐसे रहेगा और 90 डिग्रीज रहेगा। ये समझ गए नमन? एंड देन एक्ससी, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वीसी है, कैपेसिटर का वोल्टेज वीसी, कैपेसिटर में भी करंट आई है, तो इसी आई से ये वीसी कैसे रहेगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट कैसे बिहेव करेंगे, वो भी 90 डिग्रीज, लेकिन करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। तो करंट अगर यहां है तो कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे रहेगा वीसी, ये 90 डिग्रीज। ये आपका बेसिक फेजर डायग्राम हो गया इस सर्किट का। अब इस Vs को दिखाना है, और ये Vs क्या है, इट इज द VR प्लस VL प्लस VC है, फेजर सम। लेकिन VL और VC क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो मैं व्हाट कैन आई डू इज, VR को वैसे ही रख के मैं VL सब्ट्रैक्शन VC, मतलब VL और VC का डिफरेंस मैं ले रहा हूं, इसका भी फेजर ले रहा हूं। आई थिंक आई कैन डू इट, ओके। and then what do I need to do, VL और VC का जो रिजल्टेंट है ये मुझे फाइंड करना है। तो ये मुझे, इसमें मुझे 3 केसेस मिल सकते हैं। कैसे? जब डिफरेंस ले रहा हूं तो VL ग्रेटर देन VC हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जब VL इज ग्रेटर देन VC है तो इसका मतलब क्या है, दो फोर्सेस या दो फेजर्स एक दूसरे के ऊपर और नीचे खींच रहे हैं, तो जिस तरफ ज्यादा होगा दोनों का रिजल्टेंट उस तरफ होगा। तो अगर VL इज ग्रेटर देन VC तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि VL इज ग्रेटर देन VC है ना, तो ऊपर की तरफ रहेगा। तो उस समय अगर मैं VC को हटा ही दूं, क्योंकि रिजल्टेंट मेरा VL माइनस VC ये आएगा मेरा रिजल्टेंट, ठीक है। VL माइनस VC ऊपर की तरफ आएगा, तब मेरा VS क्या होगा, VR प्लस VL माइनस VC का फेजर का जो रिजल्टेंट है वो ये है। तो ये मेरा VS हो गया। लेकिन ये केस कब है, जब VL इज ग्रेटर देन VC है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, अगर VC इज ग्रेटर देन VL हुआ, अगर VC इज ग्रेटर देन VL हुआ, तो मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज VL माइनस VC का नीचे की तरफ आएगा और माइनस साइन के साथ। इज ओके? दैट्स द रीजन व्हाई मैंने नीचे लिया है। तो उस केस में, सेकेंड केस में क्या होगा, अब मेरा जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो VS यहां पर आएगा, ठीक है। और सेकेंड केस के लिए वो भी सिनेरियो 2, केस स्टडी 2, ठीक है। अब ये दोनों नहीं, बल्कि VL और VC दोनों अगर सेम आ गए तो दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0, देन VS इज इक्वल टू ओनली VR। तो ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों केसेस नहीं होंगे। थर्ड केस अब नया आपका VS इज इक्वल टू VR, मतलब हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। तो ये 3 केसेस हो गए आपके। इज ओके नमन?
हाँ, योगेश कह रहे हैं सर आप करंट किसमें रेफरेंस लिया, रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने करंट को रेफरेंस ले लिया है क्योंकि करंट एक कॉमन है सबके लिए, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, तो इसलिए मैंने करंट को रेफरेंस ले लिया। और नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक के जो फेजर डायग्राम थे उसमें हमने वोल्टेज को लिया है, क्योंकि हम अभी तक हम सिंगल एलिमेंट के सर्किट्स हमने पढ़ा है, लेकिन आज हमने पहली बार 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट के सर्किट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा प्रेफरेंस बदल गया, दैट्स ऑल। ठीक है, समझ गए? बस दैट्स ऑल। तो अब किसी ने इंपेडेंस के बारे में पूछा, तो इस सर्किट में अब इंपेडेंस देखिए, इंपेडेंस भी ऐसे ही होगा। अगर इंपेडेंस जो है R प्लस जे एक्स प्लस एक्स, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, तो R प्लस जे एक्स मतलब ये X जो है यहां पर X इज इक्वल टू XL डिफरेंस ऑफ XC। तो पॉजिटिव, अगर XL ग्रेटर देन XC है तो आपका X पॉजिटिव रहेगा, तो JX होगा ऊपर की तरफ, और Z विल बी इक्वल टू R माइनस JX इफ XL इज लेस देन XC। समझ गए? तो माइनस JX आएगा, और Z इज इक्वल टू R इफ XL इज इक्वल टू XC। सिंपल, 3 केसेस यहां पर भी आ गया। दिस इज ओके, 3 केसेस यहां पर भी आ गए, जैसे वोल्टेज में आए वैसे ही आपका यहां पर भी तीनों केसेस आ गए हैं। इज दिस ओके? ओके, नाउ वी विल मूव टू वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सबको मैं हटा रहा हूं अभी फिलहाल, जो भी मैंने यहां पर बनाया है फेजर डायग्राम्स, ये वाला फेजर डायग्राम हटा दूंगा, इंपेडेंस वाला रख दूंगा ऐसे ही। आपको याद होगा हमने एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर भी पढ़ा है, याद है? पढ़ा है कि नहीं बताओ मुझे। इंडिविजुअल जब पढ़ा था ना, आर इंडिविजुअल एक्स, सॉरी RLC जब इंडिविजुअली हमने पढ़ा था तब, हाँ? एक बार इधर से, यहां से शुरू करते हैं। इंडक्टेंस से शुरू करते हैं, RL। तो देखिए यहां पर अगर मैंने IR से मल्टीप्लाई किया, IXL से मल्टीप्लाई किया, IZ से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? ये VR हो गया। IR इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, IXL इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, IZ इज नथिंग बट टोटल वोल्टेज VS, है कि नहीं? ये VR, ये VL और ये VS। यहां तक ठीक है? एक बार और अगर मैं I से मल्टीप्लाई करूं तो I स्क्वायर R, I स्क्वायर XL, I स्क्वायर Z। I स्क्वायर R क्या है? पावर इन रेसिस्टर। इज दिस ओके? Do you agree with this? I square R is the power consumed in the resistor. This is called as P. I square XL is the power in inductor. I am expecting some response from you. I square R is power consumed in resistor. Yes, sir. Is it or not? Yes, sir. Yes, Then sir. I square XL क्या है? Power in inductor. पावर इन इंडक्टर। लेकिन प्लीज याद करिए, इंडक्टर में क्या पावर कंज्यूम होता है? No, sir. नो। देन क्या होता है? पावर क्या होता है? उसमें जो भी स्टोर होता है। पावर इंडक्टर में क्या होता है? स्टोर होता है। नहीं, हाँ स्टोर होता है और रिटर्न बैक भी होता है ना? याद है?
आपने जब वेव फॉर्म्स ड्रॉ किए थे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आया था पावर का और नेगेटिव भी आया था, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब जितना पॉजिटिव आया उतना नेगेटिव भी आया। इसका क्या मतलब है? ऑल दैट पावर विच इज ड्रॉन फ्रॉम सोर्स टू इंडक्टर इन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज सेंट बैक टू सोर्स अगेन इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में पावर ड्रॉ हुआ, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में वापस भेजा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में पावर ड्रॉ हुआ, फिर नेगेटिव में वापस भेजा। तो इंडक्टर में पावर कंज्यूम नहीं होता, आता है, स्टोर होता है, फिर वापस दे देता है। तो दैट पावर विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एज reactive power Q, active power P which is consumed, reactive power Q which is returned back, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है I²Z, इसको S apparent power बोलते हैं। तो we have 3 powers। ये चीज हमने पढ़ा भी है इससे पहले, नहीं? क्यों नो सर। नहीं पढ़ा? नो सर। चलो कम से कम आज नो सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नाउ वी हैव 3 powers, one is power consumed, then power returned back, and then you can say resultant power, इन दोनों का। ठीक है? तो पावर कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एज P ओनली इन रेसिस्टर, ओनली इन R। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पावर कंज्यूम्ड इज ओनली इन रेसिस्टर, रेसिस्टर में ही पावर कंजम्पशन होता है। देन पावर रिटर्न्ड बैक, दिस इज ओनली इन L एंड C, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में ही पावर रिटर्न होगा। आर में पावर कंजम्पशन होता है, इंडक्टर में या कैपेसिटर में पावर रिटर्न होता है। तो इसको कहते हैं Q। ठीक है? इसे कहते हैं Q। और रिजल्टेंट पावर जो है इसे कहते हैं S, S से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट पावर। ठीक है? अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बेटरली समझाता हूं। ये जो Vs सोर्स है जो R और L दोनों को सप्लाई कर रहा है, ये S भेजेगा यहां पर, समझ गए? दिस विल सेंड S, मतलब एपरेंट पावर, एक टोटल पावर भेजेगा। लेकिन R क्या करेगा? R अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से सिर्फ P लेगा, इसमें एक P वेक्टर है, यही लेगा पावर कंजम्पशन के लिए, और जो बाकी Q पावर है वो आपका एक्सेल या इंडक्टर लेगा, और फिर वापस भी करेगा, लेगा वापस करेगा, लेगा वापस करेगा। ठीक है? अभी 1 मिनट अंकुश, आई विल कम बैक टू योर डाउट, जस्ट लेट मी फिनिश दिस। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं ये वेवफॉर्म्स को, मतलब फेजर्स को रब कर रहा हूं, तो आई कैन से दैट S is equal to P वेक्टर प्लस Q फेजर, तो P फेजर प्लस Q फेजर, और S इज इक्वल टू, यहां पर क्या है देखिए, ट्रायंगल में अगर मैं ये सब हटाऊं I²R VR, तो ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q हो गया, और ये मेरा S हो गया। ये वाला S, ये वाला Q ऊपर वाला, और ये वाला P। तो अब देखिए, S इज इक्वल टू P प्लस JQ। डू यू एग्री विद दिस? JQ क्यों आया है? क्योंकि Q आपका y एक्सिस में है। फेजर्स में जो भी y एक्सिस में है हम उसके साथ J लगा के यूज करते हैं, और ऊपर की तरफ है तो हम प्लस JQ बताते हैं, प्लस J से बताते हैं। याद आया ना? ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले भी प्रूव किया है। तो S इज इक्वल टू P प्लस JQ, where S is apparent power, total power, ठीक है, और P is called as active power और real power। ठीक है? P is called as active power और real power। आप चाहो तो मैं अलग से लिख दूं, यहां पर P is active
एक्टिव और रियल पावर, रियल पावर, ठीक है। और Q इज कॉल्ड एज रिएक्टिव पावर, और S तो एपरेंट पावर मैंने बता दिया। और P का यूनिट जो है वॉट्स है। मतलब आपने अभी तक, अगर आपको याद है, तो जहां भी आपने पावर टर्म को यूज किया है तो पावर के यूनिट आपने हमेशा वॉट्स सुना है अभी तक, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इंडक्टर या कैपेसिटर या रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट आपने नहीं सुना अभी तक। आप हमेशा आज तक का जो भी पावर आपने डिस्कस किया, बात किया, सुना, समझा, वो सब एक्टिव पावर की बात हुई थी। और एक्टिव पावर वो पावर होता है जो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, जिसकी खपत हो रही है। और रिएक्टिव पावर ऐसा पावर होता है जो कि रिएक्ट मतलब आता है और फिर रिएक्ट होकर रिटर्न भी जाता है। एक्टिव पावर आता है और खपत हो जाता है, वो रिटर्न नहीं जाता। याद है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं सिर्फ एक वो पावर का वेवफॉर्म दिखा देता हूं। रेजिस्टेंस में आपका पावर जब आपने कैलकुलेट किया तो वेवफॉर्म सारे पॉजिटिव आए थे, क्योंकि रेजिस्टेंस में V और I फेज में रहते थे तो ये पॉजिटिव आए थे। लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जितना पॉजिटिव मतलब जितना आया पावर उतना वापस गया, जितना आया उतना वापस गया, जितना आया उतना वापस गया, तो रिटर्न हो जाता है इंडक्टर या कैपेसिटर में। लेकिन रेजिस्टर में रिटर्न नहीं होता, आता ही है सिर्फ और खपत हो जाता है, ठीक है। तो यू कैन से एक्टिव पावर ये है P और रिएक्टिव पावर ये है Q, और इन दोनों का जो फेजर सम है वो S है आपका, ठीक है। तो यही चीज मैं समझा रहा था यहां पर, S इज इक्वल टू P प्लस JQ, ठीक है। आर यू फॉलोइंग? और ये P का यूनिट वॉट्स है और Q का यूनिट्स वॉट्स के बाद Q का यूनिट रिएक्टिव पावर VAR, मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। VAR का मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बोलते हैं। और जो S है उसका यूनिट है सिंपली VA, S का यूनिट सिंपली VA, वोल्ट एम्पियर, ठीक है, ठीक है। तो नाउ आई कैन राइट डाउन रिलेशन बिटवीन देम। इसी ट्रायंगल से ये पावर ट्रायंगल बन गया, पहले इंपेडेंस ट्रायंगल था, अब ये पावर ट्रायंगल बन गया। इसी पावर ट्रायंगल से आप ये भी बना सकते हो, आप चाहो तो। यू कैन से दैट S इज इक्वल टू P प्लस JQ, तो सबको समझ में आ गया। बट आप ट्रायंगल से आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके P इज इक्वल टू S cos phi और Q इज इक्वल टू S sin phi, आप चाहो तो देख लीजिए। cos phi इज P by S, cos phi जो आता है वो P by S आता है और sin phi Q by S आता है, ठीक है। तो यहां से आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। और P इज इक्वल टू S इज नथिंग बट S is nothing but what is S? S is under root I square, or you can say क्या लिख सकते हैं, I square VI है ना, I square Z। पहले आप S लिखो यहां पर, S इज इक्वल टू सिंपल VI। ये पता है क्यों? Why it is simple VI? S इज इक्वल टू सिंपल VI। इसका यूनिट क्या है? S का यूनिट VI मतलब वोल्ट एम्पियर। तो अगर यूनिट वोल्ट एम्पियर है तो फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? V इंटू I होना चाहिए, तभी तो वोल्ट एम्पियर होगा। V इंटू I वोल्ट एम्पियर्स। तो S इज सिंपली VI, तो P इज इक्वल टू VI cos phi और Q इज इक्वल टू VI sin phi, and these are the most important formula you will be using in the next 2 units. Most important formula using
in the next 2 units. ठीक है सर ये थोड़ा रिपीट कर दीजिए, सही है? बस तो आज के लिए इतना ही है। ये इंडक्टर के तरफ है पूरा, तो कैपेसिटर में क्या चेंज आएगा आप बताइए मुझे। सर ये वाला फिर से समझा दीजिए। ये फिर से समझाना है? यस सर। ट्रायंगल समझ में आ गया? तो ये सब समझ में आ गया जो आपने P = S ये लिखा। हाँ, तो अगर ट्रायंगल समझ में आ गया तो ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल से आप ये लिख सकते हैं P = S cos phi, Q = S sin phi। ट्रायंगल से ही आएगा ये। यस सर। हाँ, बस उसके बाद S = VI। ये क्यों है? S = VI क्यों है? क्योंकि वैसे तो सिंपली S का यूनिट क्या है? वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर अगर यूनिट है तो कौन से पैरामीटर्स होंगे उसमें? वोल्टेज इंटू करंट ही होंगे, VI। तो S = VI है वैसे। तो अगर S = VI है तो इसी में से मैंने क्या किया, P = VI cos phi, Q = VI sin phi, दैट्स ऑल। और कोई नई चीज नहीं लिखा मैंने यहाँ। और ओके सर। खासकर यूनिट्स आप प्लीज याद रखिएगा, यूनिट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। P का यूनिट वॉट्स, Q का यूनिट्स VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और S का यूनिट वोल्ट एम्पियर सिंपली। ठीक है सर, ये हम यूज ना करते हैं क्या? सर ये यूनिट्स है Q और S की, हम ये कहाँ यूज करते हैं? नॉर्मली तो हम लोग वॉट यूज करते हैं ना। S का यूनिट वोल्ट एम्पियर है। आप क्या पूछ रहे हैं? सर ये कहाँ यूज होता है? नहीं, वैष्णवी बोल रही है तो आई कैनॉट हियर, मतलब थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा माइक दूर रख के मतलब बात करिए वैष्णवी। सर नॉर्मली यूज कहाँ पे करते हैं यूनिट? आप भी दूर रख के बात करिए क्रिश। सर वो कह रहे हैं कि जो आपने यूनिट्स लिखी हैं P and Q की, वो नॉर्मली यूज कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? हर जगह, मतलब जहां भी P आता है वो वॉट्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में कभी फैन चलाया हो, फैन खरीदा हो या लाइट खरीदा हो, तो आप जाके जैसे CFL खरीदते हो तो 15 वॉट, 16 वॉट, 20 वॉट का खरीदते हो ना, तो वो रियल पावर है, मतलब ये वाला पावर एक्टिव पावर है। आप रिएक्टिव पावर का कोई चीज खरीदते नहीं हो, क्योंकि रिएक्टिव पावर एक्चुअली आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि जो पावर वापस जा रहा है तो वो वेस्ट होगा। तो आप कोई भी रिएक्टिव पावर वाली चीज खरीदते नहीं हो, लेकिन एक्टिव पावर वाले सारे खरीदते हो। बट बाय डिफॉल्ट रिएक्टिव पावर आपके सर्किट में आ जाएगा, बिकॉज इंडक्टेंस के नेचर या प्रॉपर्टी के वजह से। सिमिलरली कैपेसिटर के नेचर या प्रॉपर्टी की वजह से बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप ज्यादातर वॉट्स के पावर को इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, अप्लाई करते हो। सर हाँ, ये स्टेपलाइजर में तो ये रिएक्टिव पावर वाला यूज होता होगा ना? हाँ जी, जो स्टेपलाइजर होता है घर में, उसमें तो ये रिएक्टिव पावर, क्योंकि उसमें तो आता है और फिर वो कम या ज्यादा करके फिर वापस भेजता है उसको। तो 1 मिनट मैं उधर आके बात कर रहा हूं, तब तक सर थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे अपने क्लास के लिए। आप पूछिएगा, 1 मिनट दे रहा हूं।